हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्च 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है दोस्तों। और दोस्तों, लास्ट में रोज़ की तरह ही स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रखे गए हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगी दोस्तों। अगर आप हमारी ये वीडियो लगातार 6 महीने तक देखते हैं तो आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा। तो दोस्तों, ये दुर्गा 2 का जो परीक्षण करे जाएगा ये DRDO करेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका जो है बी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। तो जो है DRDO ने लेजर हथियार जो प्रोटोटाइम दुर्गा 2 है, इसका जो है परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। ये हथियार दोस्तों ये दुश्मन की बैलिस्टिक जो मिसाइल या फाइटर जेट को भी मार गिरा सकता है और इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान की सीमा पर किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो ये दुर्गा 2 है तो इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों वो चीन और पाकिस्तान की सीमा पर निगरानी रखने के लिए किया जाएगा। आइए दोस्तों जानते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO को दोस्तों जो है काम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, DRDO का पूरा नाम है। और इसका जो DRDO का गठन होता है वो 1958 में DRDO का गठन किया जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके जो है वर्तमान में समीर V कामत इसके अध्यक्ष हैं। DRDO का दोस्तों जो DRDO है इसका जो काम होता है वो होता है सुरक्षा बलों के लिए जो अत्याधुनिक सेंसर या हथियार उपकरणों का डिजाइन या विकास और उत्पादन करना, व इसके लिए जो है शोध करना, इसका जो है DRDO का जो है काम होता है। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं DRDO से संबंधित जो भी करंट अफेयर हैं उनको जान लेते हैं एक बार। DRDO ने ही अभ्यास नामक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य के 4 जो है उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। याद रखिएगा, DRDO ने ही ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम प्रक्षेपित किया है। तो याद रखिएगा, DRDO ने ही प्रक्षेपित किया है जिसका नाम है ग्रीन प्रोपल्शन। ये सिस्टम जो है DRDO ने प्रक्षेपित किया है। और IIT हैदराबाद में DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? IIT हैदराबाद में। DRDO ने ही स्वदेशी जो है असॉल्ट राइफल जिसका नाम है उग्रम, इसको भी DRDO द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए किस देश पहुँचे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है थाईलैंड। ये ऑप्शन नंबर जो भी है ये राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। याद रखिएगा, थाईलैंड पहुँचे हैं। अब आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो भगवान जो बुद्ध के 4 जो पवित्र अवशेष हैं 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए जो है 22 फरवरी 2024 थाईलैंड के बैंकॉक पहुँचे हैं। और बुद्ध के 2 शिष्य हैं जिसका नाम है आहर्त सारिपुत्र और आहर्त मोदगल्यान के अवशेषों को भी बैंकॉक पहुँचे हैं। के अवशेष जो हैं ये यहाँ पर इनके जो पुत्र हैं इन्हीं के अवशेष हैं। तो यहाँ पर कहाँ पहुँचाया गया है? बैंकॉक पहुँचाया गया है। तो बैंकॉक पहुँचे हैं, याद रखिएगा। आइए दोस्तों जानते हैं इन जो पवित्र अवशेषों को जो है 19 मार्च को थाईलैंड से उनसे संबंधित स्थानों तक वापस ले जाया जाएगा। तो 19 मार्च तक उनके संबंधित जितने भी
जो है स्थान है वहाँ पर वापस ले जाया जाएगा। और पवित्र अवशेषों के लिए भारत और थाईलैंड के बीच समझौता भी हुआ है। तो इन पवित्र जो अवशेष हैं गौतम बुद्ध के, तो ये जो है भारत और थाईलैंड के बीच इसमें जो है समझौता हुआ है। आइए दोस्तों जानते हैं थाईलैंड के बारे में। तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है। प्रधानमंत्री थाईलैंड के जो हैं वो थ्रेथा थाबिस्नी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राजभाषा यहाँ की थाई है और मुद्रा यहाँ की जो है बाहत यहाँ की मुद्रा है। आइए दोस्तों जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम पूछे तो इनकी माता का नाम महामाया था और इनकी मौसी जिसका नाम था गौतमी, और इन्हीं ने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। पिता का नाम था शुद्धोधन, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर, और पूछे कि ये किस कुल के थे, तो ये शाक क्षत्रिय कुल के थे। पत्नी का नाम इनके यशोधरा था और इनका पुत्र था राहुल। और इन्होंने जो गृह त्यागा था, ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया था, और जो इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था बनारस के पास एक सारनाथ गांव है, वहां पर इन्होंने पहला उपदेश दिया है। तो कई बार पूछता है कि तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, याद रखना। और अपना पहला जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था, तो वो पाली भाषा में दिया था, तो याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एक शहर जिसका नाम है कुशीनगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। दोस्तों ये था गौतम बुद्ध के बारे में और इसको अच्छे से आप जान लेना। तो क्वेश्चन नंबर अब 3 की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये तीसरे क्रिकेटर बन चुके हैं जिनका नाम है वामसी कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वामसी कृष्णा बन चुके हैं। आइए जानते हैं डिटेल में दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश के ये बल्लेबाज हैं जिनका नाम है वामसी कृष्णा। इन्होंने सीके नायडू ट्रॉफी में एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। और बता दें कि वह घरेलू क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। पहले की बात करें तो रवि शास्त्री हैं जिन्होंने 1985 में, और दूसरे जो हैं वह ऋतुराज गायकवाड़ जो कि 2022 में लगाए थे। और इसके बाद ये तीसरे भारतीय बन चुके हैं जिनका नाम है दोस्तों वामसी कृष्णा, याद रखिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों, इन्होंने वामसी कृष्णा इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह जो हैं उन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले एक मात्र भारतीय हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं और 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए हैं। गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के जो खिलाफ जो है 7 6 लगाने का कारनामा है गायकवाड़ के नाम, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स से करंट अफेयर। तो सामर जोसेफ और एमी एंटर, तो एमी हंटर हैं, उन्होंने इनको जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी मंथ का दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जो स्टेडियम है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इसका जो नाम है बदल कर रख दिया गया है निरंजन शाह स्टेडियम, याद रखिएगा। इसका नाम हो गया है निरंजन शाह स्टेडियम। आइए दोस्तों बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो ये दोस्तों ये श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है और इसका जो है ये 5वां संस्करण है, याद रखिएगा। और ये जो है 1 से 3 मार्च 2024 तक श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें जो है गीता यज्ञ, गीता जप और शोभा यात्रा और कई प्रतियोगिताएं इसमें होंगी। दोस्तों यहाँ पर 4 मार्च को श्रीलंका की जो संसद में श्री मान भगवद गीता
कि एक जो है प्रति पेश की जाएगी, तो यहाँ पर पेश की जाएगी, तो याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव का आयोजन है जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा इसका जो है आयोजन किया जाएगा। तो ये जो है श्रीलंका में किया जा रहा है, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में। देखिए याद रखना दोस्तों, एक बार रिवीजन करते हैं इसका फिर से। तो एंथोरियम महोत्सव आपसे पूछे तो ये मिजोरम का है। हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड का है। और गाई यात्रा जो उत्सव है ये नेपाल का है। बंगस वैली फेस्टिवल आपसे पूछे तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार ये उड़ीसा का त्यौहार है। और भी सारे कई त्यौहार हैं दोस्तों। नदी उत्सव की बात करें तो ये नदी उत्सव 2023 नई दिल्ली में मनाया गया। आदि पेरक्कू उत्सव 2023 ये तमिलनाडु में मनाया गया। और चाचिन चरई महोत्सव दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश का महोत्सव है, याद रखिएगा। क्या नाम है दोस्तों? चाचिन चरई महोत्सव। तो ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। हेमित तेस्चू महोत्सव की बात करें तो ये लेह लद्दाख में मनाया जाता है। और 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये फरीदाबाद में मनाया गया है, याद रखिएगा। फरीदाबाद में बनाया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, सभी एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे दोस्तों। और वीडियो पर दोस्तों आप नए हैं इस हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको टाइम पर मिल पाए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 26 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो 2024 का जो उद्घाटन यहाँ पर किया है। और दोस्तों इसमें जो है 100 देशों के खरीदार और 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता इसमें शामिल होंगे। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर भारत जो टेक्स है ये 2024 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली के भारत मंडपम और यशोभूमि में किया जाएगा। तो यहाँ पर किया गया है, याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है सतर्कता जो आयुक्त नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है एएस राजीव को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एएस राजीव इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो राष्ट्रपति ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व जो सीईओ हैं जिसका नाम है एएस राजीव, तो ये एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व सीईओ थे। तो इनको दोस्तों सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। तो किसने नियुक्त किया है ये भी बात जान लेंगे। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति ने इन्हें सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जिसका नाम है एएस राजीव। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, दोस्तों प्रवीण कुमार जो श्रीवास्तव हैं ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं और इन्हीं के स्थान पर जो दोस्तों एएस राजीव को नियुक्त किया जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक त्रिसदस्यीय निकाय है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, यह भारत में एक शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी निकाय है जो है जिसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, याद रखिएगा दोस्तों, सतर्कता आयुक्त। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 में स्थापना होती है और संथानम समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में। इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप फोकस करेंगे रिवीजन पर दोस्तों, ठीक है। तो ये जो रिवीजन पॉइंट है ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो सभी दोस्त जितने भी दोस्त हैं इसको दोस्तों 2 बार देख लिया करें, सुबह और शाम में, ताकि आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए छोटी सी वीडियो रहती 25-30 मिनट की, तो आप 2 बार देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार हैं, याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। भारत के महान्यायवादी पूछे तो यह आर वेंकट रमण, तो यह भारत के महान्यायवादी हैं। अगर भारत के सॉलिसिटर जनरल आपसे पूछे तो यह है जनरल तुषार मेहता। मुख्य सूचना आयुक्त आपसे पूछे तो हीरा लाल सामरिया जो हैं ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और वहीं पर आपसे भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछे तो अजित डोभाल इसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे लोकसभा के महासचिव की बात करें तो ये हैं उत्पल कुमार सिंह। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो अरविंद पनगड़िया बने हैं। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपकी बात करें कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं ऋतुराज अवस्थी हैं। और ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हंसराज अहीर हैं, याद रखिएगा। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, हंसराज अहीर। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, याद रखिएगा। और इसमें बताया गया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश कौन बना है। तो ये जो दोस्तों दूसरा देश बना है ये बना है दोस्तों अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि पहला देश कौन है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर जो है सफलतापूर्वक जो है देश बना है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसका जो तो राइट आंसर है अमेरिका, याद रखिएगा। आइए डिटेल में जानते हैं दोस्तों। तो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर जो है जिसका नाम है ओडिसियम। तो ओडिसियस जो है लैंडर है और चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया है। और इसे जो है 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। तो ये सफलतापूर्वक जो है वो 22 फरवरी 2024 को चंद्रमा की साउथ पोल पर पहुंच गया है। तो ये चंद्रमा की साउथ पोल पर जो है 22 फरवरी 2024 को पहुंचा है। और लॉन्च कब किया गया था, 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। तो ये सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। तो ये दूसरा देश बन चुका है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला जो है दोस्तों, ये दूसरा देश बन चुका है जो अमेरिका है, याद रखिएगा। दोस्तों ये जो ओडिसियस मून लैंडर करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का ये पहला स्पेस क्राफ्ट बन गया है। तो ये भी याद रखेंगे। तो जो है प्राइवेट कंपनी का पहला जो है स्पेस क्राफ्ट कौन बना है, तो ओडिसियस, ठीक है। ओडिसियस मून मशीन का जो मकसद है, जो इसका जो मकसद है वो है चांद पर मौजूद धूल की स्टडी करना, मतलब धूल की जानकारी करना इसका जो है मकसद है। और लैंडर जिसका नाम है ओडिसियस की जगह जो लैंडर है ओडिसियस जिस जगह पर लैंड हुआ है उसे जो है माला पर्ट के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो माला पर्ट के नाम से जाना जाएगा जहां पर ये लैंडिंग किया है। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 2023 में, जो कि 23 अगस्त 2023 को भारत का जो चंद्र मिशन है जिसका नाम है चंद्रयान 3, ये साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था दोस्तों। और यूएसए ने 2022 में आर्टेमिस मिशन को चांद पर जो है रवाना किया था, लेकिन ये जो है स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरा ही नहीं, याद रखिएगा। दोस्तों आर्टेमिस जो फर्स्ट ने चांद का चक्कर लगाया था दोस्तों, और इससे पहले जो है 1972 में अमेरिका के ओपोलो ने 17 मिशन ने, अमेरिका अपोलो जो 17 है मिशन ने जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, याद रखिएगा। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, एक बार रिवीजन करते हैं। तो याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी यहाँ पर बनेंगे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनना दोस्तों। जो ये चंद्रयान 3 है इसकी लॉन्चिंग होती है 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर। और
लॉन्च किसने किया था? तो इसरो ने इसे लॉन्च किया था। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और रॉकेट कौन था? तो LVM-3 M4 इस रॉकेट का नाम था, जिसमें खर्च आया था 615 करोड़ रुपए का। और चंद्रयान 3 का जो कुल वजन है वो है 3900 kg जो है इस चंद्रयान 3 का वजन था। आइए दोस्तों बात करते हैं, इसने जब लैंडिंग की है जो है दक्षिणी ध्रुव पर, तो वो की 23 अगस्त 2023 को। और इसी के उपलक्ष्य में है दोस्तों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो S सोमनाथ हैं, और इस मिशन के जो निदेशक थे जिनका नाम था मोहन कुमार, याद रखिएगा। और इसमें लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। तो दोस्तों ये सारी बातें आप याद रखना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनोहर जोशी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो मनोहर ये जोशी हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों महाराष्ट्र के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे और शिवसेना नेता थे मनोहर जोशी। तो ये शिवसेना के नेता भी थे और पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, तो याद रखिएगा। और इनका जो है 86 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। ये जो मनोहर जोशी हैं ये 1967 में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था, ठीक है, पॉलिटिक्स में आए थे। वे 40 साल से ज़्यादा समय तक शिवसेना से जुड़े भी रहे हैं। तो 40 साल तक इस के ऊपर तक शिवसेना पार्टी से ये जुड़े थे। जो मनोहर जोशी हैं 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। तो याद रखिएगा कब? 1995 से 1999 तक ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर थे। दोस्तों मनोहर जोशी जो मुख्यमंत्री बनने वाले शिवसेना के पहले नेता थे। तो ये शिवसेना के पहले नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया था। तो 1999 से सन 2002 तक ये भारी उद्योग मंत्री थे, और 2002 से 2004 तक एक लोकसभा के स्पीकर भी रहे, और उसके बाद 2006 से 2012 तक ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। तो याद रखिएगा इनका नाम दोस्तों इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 किस देश में शुरू हुआ है? तो दोस्ती 16 ये शुरू हुआ है दोस्तों मालदीव में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालदीव। याद रखिएगा मालदीव इसका राइट आंसर है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच दोस्ती नामक ये त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा, और ये जो अभ्यास का 16वां संस्करण है, इसीलिए इसे दोस्ती 16 नाम दिया गया है। इस अभ्यास का जो आयोजन है वो 22 से 25 फरवरी तक दोस्तों मालदीव में किया गया है। तो मालदीव में इसका आयोजन किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों ये जो अभ्यास है दोस्ती, ये 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच शुरू किया गया था। तो भारत और मालदीव के बीच ये 1991 में तटरक्षकों के बीच इसके में शुरू हुआ है, और श्रीलंका ने इसमें पहली बार 2012 में इस युद्धाभ्यास में दोस्तों शामिल हुआ था। तो श्रीलंका 2012 में शामिल हुआ था। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं युद्ध अभ्यास की। तो युद्ध अभ्यास आया है, जान लेते हैं इसके बारे में, रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो काजिंद जो अभ्यास 2023 ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। 7वां जिममेक्स 2023 ये भारत और जापान के बीच हुआ है। सुरक्षा बांड की बात करें तो ये भारत, रूस और ईरान के बीच ये अभ्यास होता है। नोमैडिक एलिफेंट जो अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे यूकोवेरिन अभ्यास, ये भारत और मालदीव के बीच आयोजित होता है। और चौथा समुद्री शक्ति जो अभ्यास है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। टाइगर शार्क की बात करें तो ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच होता है। तो ये सारे अभ्यास हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मालदीव के बारे में। तो मालदीव ये एशिया महाद्वीप का एक देश है मालदीव, ठीक है। और राजधानी इसकी माले है। राष्ट्रपति इसके मोहम्मद मुइज़्ज़ यहाँ के राष्ट्रपति हैं।
और एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो एशिया का सबसे छोटा देश पूछे तो मालदीव है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं। राजधानी यहाँ की माले है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वाराणसी में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, संत रविदास की। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं, ये वाराणसी के में संत जो गुरु रविदास की 647वीं जयंती पर इस समारोह में शामिल हुए हैं। और पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं, संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है वाराणसी में। और ये प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 25 फीट की ऊंचाई है। याद रखिएगा, कितने फीट की? 25 फीट की, इस बात को याद रखना। आइए दोस्तों जानते हैं, संत जो रविदास हैं ये 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक महान संत, दार्शनिक और कवि, समाज सुधारक थे। और ये जो है निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। और हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की जो प्रतिमा स्थापित करने की नागर विमानन मंत्रालय ने इसे मंजूरी दी है। याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख स्टैचुओं के बारे में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना दोस्तों। आपसे अगर पूछे स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये किसकी प्रतिमा है, तो ये नाद प्रभु कैंपे गौड़ा की प्रतिमा है, जो कि बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें तो ये प्रतिमा भीमराव अंबेडकर की है। ये लालतूर महाराष्ट्र में बनाई गई है। स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो ये विजय वल्लभ सुरीचर की है, जी महाराज की है, जो कि पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो ये केवड़िया गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात करें तो ये भगवान शिव की प्रतिमा है और ये नाथद्वार राजस्थान में बनाई गई है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की बात करें, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, तो ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और ये विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में बनाई गई है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ये मैरीलैंड अमेरिका में स्थापित है। स्टैचू ऑफ वननेस की बात करूं तो आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है। याद रखिएगा, किसकी प्रतिमा है? आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करूं दोस्तों तो ये एक रामानुजाचार्य जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो ये सभी दोस्तों आप याद रखिएगा, ये सभी प्रमुख स्टैचुओं के बारे में आप याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं कल की क्लास का रिवीजन। दोस्तों भारत को 9 प्रोजेक्ट के लिए 12,827 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण कौन सा देश करेगा? तो जापान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना? तो ये माल्टा बना है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये नेपाल में। और भारत के पूर्व क्रिकेटर लालचंद राजपूत किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो ये यूएई के बने हैं। और नेक्स्ट है कि बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने की है। और उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गोंडा में स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये संबलपुर में किया गया है। याद रखिएगा, संबलपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में है, याद रखना। दोस्तों नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछे दुनिया की सबसे ऊंची दोस्तों जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किस झील पर किया गया? तो ये पैंगोंग झील पर किया गया। भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी जो है दी है? तो वो दी है दोस्तों 100%। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। ये था दोस्तों कल का रिवीजन। आपसे पूछा, देखिए यहाँ पर स्टैटिक जीके का रिवीजन देख लेते हैं। पहले स्टैटिक जीके में पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है?
तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखी है वो चाणक्य ने लिखी है, याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना है स्थायी? तो ये बने हैं राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। आपसे पूछे विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम जो दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये था कन्याकुमारी। इसका राइट आंसर है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है महर्षि वेदव्यास। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जापान। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 8 मार्च। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट जो है जीके तो याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्लास हमारी पसंद जरूर आ रही होगी। दोस्तों कल का प्रश्न है हमारा आपसे, कल का था प्रश्न ये कि हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने वाले का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो स्पेस में जो सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों वो बनाए हैं ओलेंग कोनोनेको ने बनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आज का हमारा प्रश्न है आपसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये किए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसका वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी है, इसका फीडबैक अवश्य दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।